नमस्कार, देश प्रदेश में आपका स्वागत है। मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज और शो की शुरुआत कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के नोएडा की खबर के साथ। सुपरटेक एमराल्ड मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। नोएडा के 40 मंजिला ट्विन टावर गिराए जाएंगे। कोर्ट ने कहा है कि नोएडा अथॉरिटी और डेवलपर की ये मिली भगत का नमूना है। क्या है ये पूरा मामला, जानने के लिए सीधे चलते हैं हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला के पास। बड़ी रियल एस्टेट कंपनी सुपरटेक को सुप्रीम कोर्ट ने तगड़ा झटका दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि नोएडा में सुपरटेक एमराल्ड नाम की एक हाउसिंग सोसाइटी में बने 2 40 मंजिला टावर ढहाए जाएंगे, क्योंकि ये अवैध रूप से बनाए गए हैं। कोर्ट ने यह भी कहा है कि ये दोनों टावर हैं उसमें भ्रष्टाचार हुआ है और दोषी अधिकारियों पर कानूनी कार्रवाई भी की जाए। देखिए ये ग्राउंड रिपोर्ट। दिल्ली से सटे नोएडा में दूर से ही दिख जाने वाली सुपरटेक की 2 40 मंजिला इमारतों को अगले 3 महीने में ढहा दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को दिए फैसले में कहा कि ये दोनों इमारतें नियम कानूनों के खिलाफ बनाई गई हैं। 2014 के इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले को बरकरार रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कई तल्ख टिप्पणियां की। कोर्ट ने कहा है कि 3 महीने के अंदर दोनों टावर ढहाए जाएं, 2 महीने में सुपरटेक सभी निवेशकों का पैसा लौटाए। इस मामले में बिल्डिंग प्लान का उल्लंघन किया गया। टावरों के निर्माण में ग्रीन बेल्ट का उल्लंघन हुआ। टावरों को ढहाने की लागत सुपरटेक से ही वसूली जाए। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस फैसले पर भी मोहर लगाई है जिसमें नोएडा अथॉरिटी और बिल्डर के अफसरों पर कानूनी कार्रवाई करने को कहा था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सक्षम प्राधिकरण कानूनी कार्रवाई के लिए अब जरूरी इजाजत दे देगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से सुपरटेक एमराल्ड में रह रहे 600 से ज्यादा परिवार बेहद खुश हैं। आज इतने संतुष्ट हैं कि सभी सोसाइटी, मैं तो हुई हूँ, इसमें कोई शक ही नहीं है, बिकॉज मैंने 10 साल केस लड़ा है। एक हमारी लीगल टीम थी जिसके पर 4 परमानेंट मेंबर थे और जो हमने 10 साल से लगातार इस पर नज़र रखते रहे थे, अपना रात दिन इस पर बिता रहे थे। और हम इतने खुश हैं कि आज जब मैं बात कर रहा था तो मैं अच्छी तरह से बात नहीं कर पाया। मेरे आंखों में आंसू थे, खुशी के आंसू थे। खुशी के आंसू थे कि आप लोगों ने केस जीता, हमने ये केस जीता है और जस्टिस सर्टिफिकेट है। इन तस्वीरों को देखने से पता चलता है कि दोनों टावर बिल्कुल सुपरटेक एमराल्ड के रिहायशी टावरों से सटकर बने हैं। दूरी मात्र 9 मीटर की है, जो बेहद खतरनाक है। सुपरटेक के दोनों टावरों में 950 से ज्यादा फ्लैट्स बनाए जाने थे। 633 लोगों ने फ्लैट बुक कराए थे, जिनमें 248 रिफंड ले चुके हैं। 133 दूसरे प्रोजेक्ट्स में शिफ्ट हो गए, लेकिन 252 ने अब भी निवेश कर रखा है। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला उन लोगों के लिए भी नजीर बनेगा जो कि बिल्डर और अथॉरिटी के नेक्सस के विक्टिम हैं, लाचार हैं, उनकी सुनवाई नहीं होती। वो भी इस फैसले के आधार पर कोर्ट जाएंगे और ऐसी इमारतों को ढहाने की याचिका करेंगे जहां पर नियम कायदे कानूनों को ताक में रखकर निर्माण कार्य किया गया है। और यकीन मानिए, नोएडा, गुड़गांव, दिल्ली में ऐसी तमाम इमारतें हैं जो कि सुरक्षा के लिहाज से काफ़ी खतरनाक है। दिल्ली में सहयोगी आशीष भार्गव, शशिकांत, नोएडा में अरविंद उत्तम के साथ सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। दिल्ली में बुधवार 1 सितंबर से एक बार फिर से स्कूल खुलने जा रहे हैं। पहले चरण में 9वीं से 12वीं क्लास के लिए स्कूल खोले जाएंगे। ऐसे में सरकारी और प्राइवेट स्कूल क्या तैयारी कर रहे हैं और सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये कि माता पिता और छात्र क्या सोच रहे हैं, देखिए मेरी ये रिपोर्ट। पूर्वी दिल्ली के मयूर विहार का विद्या बाल भवन स्कूल, क्लासरूम सैनिटाइज किए जा रहे हैं। शारीरिक दूरी बनाए रखने के लिए बेंच पर मार्किंग की गई है। हर क्लास में बस आधे बच्चे बैठने हैं, इसलिए बच्चे क्रम से हफ्ते में 3 दिन स्कूल आएंगे। बाकी काम ऑनलाइन क्लास से चलेगा। 50% बच्चों को बुलाने की तैयारी की है। उसमें भी हम 50% में भी हम बाइफरकेट कर रहे हैं अपने स्कूल लेवल पर कि बच्चों की सामाजिक दूरी को और ज़्यादा अच्छा बनाएं, कि उसमें भी जो 50% बच्चे हैं वो भी सिर्फ 3 दिन आएंगे और 3 दिन दूसरी क्लास के बच्चे आएंगे। तो हमने चारों क्लासों को एक दिन में भेजने का प्लान नहीं बनाया या बुलाने का प्रोग्राम नहीं बनाया। हम 2 क्लास एक दिन में बुलाएंगे और उन बच्चों को भी हम डिफरेंट क्लासेज में डिवाइड करेंगे। इस बार स्कूलों में क्वारंटीन रूम बनाना अनिवार्य किया गया है ताकि जरूरत पड़ने पर छात्र या स्कूल स्टाफ को क्वारंटीन किया जा सके। तो स्कूल में वो तैयारी भी दिख रही है।
पूर्वी दिल्ली के पश्चिमी विनोद नगर का दिल्ली सरकार का स्कूल। क्लासरूम में यहाँ भी बेंच पर मार्किंग हो गई है और क्वारंटीन रूम तैयार कर दिया गया है। अहम बात यह है कि इस स्कूल में कोरोना का टीका लगाने का काम भी चल रहा है और बुधवार से बच्चों के पढ़ाने का भी इंतजाम साथ ही होगा। देखिए सर, वैक्सीनेशन बंद नहीं होगा और हमारे पास में पर्याप्त मात्रा में रूम है। हाँ। और हम उन बच्चों को अलग रूम है, उन्हें अलग SOP बनाई हुई है, उनमें अपना शिफ्ट कर लेंगे और वहीं हमारी क्लासेस चलती रहेंगी। फिलहाल दिल्ली के अभिभावक और छात्र स्कूल खुलने के समर्थन में हैं। ये बच्चे जिन्होंने अभी तक स्कूल नहीं देखा, हाँ, ये भी बच्चे परेशान। ये कौन सी क्लास में आ गए? ये KG में आ गए। यहीं पे KG में आ गया तो इसका मतलब पिछले साल भी स्कूल नहीं देखा और इस साल भी स्कूल नहीं देखा सर स्कूल इसने। तो हम चाहते हैं जल्द से जल्द गवर्नमेंट इन बच्चों के लिए भी कुछ करे और हमारे बच्चे जितने भी बच्चे घर में पेरेंट्स लोग जितने भी घर में परेशान हो रखे हैं कि बच्चों की जल्द से जल्द स्कूल खुले। ऑनलाइन में सर ऐसा होता है कि पूरी चीज़ समझ नहीं आती है। जैसे हम सामने सर होते हैं, सब बच्चे एकदम क्लियरली पूछ लेते हैं, कोई दिक्कत होती है कुछ भी उसको क्लियर कर देते हैं। लेकिन ऑनलाइन में बच्चे एक तो सारे कुछ बच्चे लेते हैं, कुछ बच्चे मतलब कोई ना कोई प्रॉब्लम ऐसी हो जाती है कि नहीं ले पाते हैं। मेरा बेटा KG में था, अब 2 साल तक स्कूल बंद हो गया, अब 2nd में आ गया है। बट उसे ये नहीं पता कि 2nd क्लास में आने के बाद बुक्स कैसी होती हैं, क्योंकि ऑनलाइन क्लास में बच्चा जो मेंटली बैठता है ना क्लास में, वो नहीं बैठ पाता। आधा दिमाग उसका इधर, आधा दिमाग उसका उधर। मेरे माँ बाप इस समय गुजर रहे हैं, कोरोना से सारे ऑफिस बंद हो गए, नौकरी छूट गई, वही बहुत दिक्कत हो रही है। तो जब मैं बड़ा हूँ तो मैं चाहता हूँ कि मैं अपने माँ बाप को सारा खबर बैठा के रखूँ और उनको कमा के दूँ और उनकी हर इच्छा पूरी करूँ। आएंगे बुधवार से 1 सितंबर से? यस सर। डर नहीं लग रहा है? नो सर, कोई डर नहीं है। हम पेरेंट्स भी बोल रहे हैं कि स्कूल जाना चाहिए क्योंकि घर में इतनी अच्छी पढ़ाई हो नहीं पाती है। दिल्ली सरकार का आदेश है कि किसी भी छात्र को स्कूल आने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। अभिभावकों की लिखित सहमति के बाद ही छात्र स्कूल आ सकेंगे। ऑनलाइन क्लास असल में मजबूरी का इंतजाम है। असली पढ़ाई तो स्कूल के क्लासरूम में ही होती है। इसलिए उम्मीद करते हैं कि इस बार जो स्कूल खुलें तो उनको फिर से दोबारा से बंद करने की नौबत ना आए। दिल्ली से अपने सहयोगी कैमरा पर्सन मोहम्मद मुरसलीन के साथ मैं शरद शर्मा, NDTV मीडिया। और तेलंगाना हाई कोर्ट ने कल से स्कूल खोलने के राज्य सरकार के आदेश पर रोक लगा दी है। एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सरकार को स्कूल खोलने के अपने फैसले को वापस लेने का निर्देश दिया है। हाईकोर्ट ने कहा कि क्लासेस के लिए बच्चों का कक्षाओं में मौजूद होना जरूरी नहीं है। तेलंगाना हाईकोर्ट ने कहा कि किसी भी प्राइवेट या सरकारी स्कूल के किसी भी छात्र को स्कूल आने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। साथ ही सरकार का आदेश न मानने पर किसी भी छात्र या स्कूल पर कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को 4 अक्टूबर तक स्कूल खोलने के लिए किए गए उपायों पर एक विस्तृत रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है। यूपी के फिरोजाबाद में डेंगू जैसे बुखार से 53 लोगों की मौत हो गई है, जिनमें 45 बच्चे हैं। 186 बच्चे अभी अस्पतालों में भर्ती हैं। इतने बड़े पैमाने पे बच्चों की मौत को देखते हुए जिला प्रशासन ने पहले से 8वीं दर्जे तक के स्कूलों को 1 हफ्ते के लिए बंद कर दिया है और सीएम योगी आदित्यनाथ ने मामले की एक्सपर्ट से जांच कराने को कहा है। 6 साल का लकी खुशकिस्मत नहीं निकला। बुखार आया और 3 दिन के अंदर गुजर गया। जिसने जन्म दिया उस माँ का अब रो रो के बुरा हाल है। लोगों की राय पे सरकारी मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, लेकिन बचा नहीं। और 3 दिन हो गए करीब बुखार डेंगू, जांच भी करवाए, फिर सबने कहा कि सरकारी अस्पताल ले चलो। वहाँ कुछ लोगों डॉक्टरों और नर्सेस वगैरह लापरवाही भी करे बहुत, फिर इसलिए रेफर कर दिए आगरा के लिए। आगरा ले जा रहे थे 10 मिनट पहले। सुनील फिरोजाबाद मेडिकल कॉलेज में बीमार बेटे अभिजीत के बिस्तर से हटना नहीं चाहते। उनकी बेटी अंजलि 3 रोज पहले यहीं डेंगू से गुजर गई। अब इतनी दहशत में है कि किसी अनहोनी की आशंका से बेटे के बिस्तर से हटते नहीं हैं। आज से 6 दिन पहले दोनों बच्चों को बुखार आया था। उनमें से मेरी बेटी 3रे दिन एक्सपायर हो चुकी है यहाँ पे, जिसके मतलब उसे ट्रीटमेंट में मतलब प्रॉब्लम आई। अब मैं कुछ नहीं, उसके मतलब बेटी की एक्सपायर हो गई है मेरी, उसके बाद बेटा भर्ती है अब। फिरोजाबाद मेडिकल कॉलेज का नज़ारा बहुत ही दिल दुखाने वाला है। बुखार से तड़पते बच्चे वार्ड में भरे हुए हैं। इतने बच्चे एक साथ शायद ही कभी बीमार होकर यहाँ पहुँचे हों।
45 बच्चों की मौत से बीमार बच्चों के माँ बाप में दहशत है। ज़्यादातर बच्चे जो हैं वायरल फीवर से पीड़ित हैं। इनमें कुछ केसेज में डेंगू फीवर भी निकल रहा है। इसके अलावा जो मौसमी बीमारियां हैं, मौसम के आधार पर उल्टी टट्टी, कई बार बुखार के साथ झटके आना, लेकिन वो दिमागी बुखार नहीं है। 6 महीने से 5 साल के बीच में बुखार के प्रति कई बच्चों का दिमाग थोड़ा कमज़ोर होता है, तो उनको झटके आ जाते हैं और वो चिंता की बात नहीं है। इसी वार्ड में 15 साल की कोमल भी भर्ती है। कोमल बुखार आने पे शनिवार को यहाँ भर्ती हुई थी। घर वाले उम्मीद में थे कि अब ठीक हो जाएगी, लेकिन अब डॉक्टर ने जवाब दे दिया है, उसे अलीगढ़ ले जाने को कह रहे हैं। बच्चों में बुखार का पहला मामला 18 अगस्त को सामने आया था। बीजेपी के विधायक मनीष असीजा हर मरने वाले बच्चे के घर जा रहे हैं और मौतों के आंकड़े भी रख रहे हैं। जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने यहाँ से निकले हैं, उससे ही समय रेनू नाम की एक बेटी है चारबाग में, उसकी डेथ हुई। तो 39 और 6 जो 6 उस समय तक तो जिला प्रशासन अपनी और व्यवस्थाओं में था, तो ये हो गई 45 और हमारे हिसाब से उस वक्त हो रही थे 49-50, आज हो गई 52-53। इतने बच्चों की मौत की खबर सुन सीएम योगी आदित्यनाथ कल खुद अचानक फिरोजाबाद पहुंच गए। अस्पताल बच्चों को देखने भी गए और जो बच्चे गुजर गए हैं उनमें से कुछ के घर अफसोस जाहिर करने भी गए। मेडिकल कॉलेज में पर्याप्त मात्रा में मैन पावर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। हर एक व्यक्ति को बेहतर सर्विलांस के माध्यम से उपचार की सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए यहाँ पर निर्देश दिए गए हैं। बच्चों को बुखार तो आता ही रहता है, लेकिन इतने बड़े पैमाने पे बच्चों की मौत दहशतनाक भी है और चिंता का सबब भी। उम्मीद है कि एक्सपर्ट्स इसके बारे में कोई राय कायम करेंगे और शायद बच्चों की ज़िंदगी बचाने में कामयाब होंगे। फिरोजाबाद में जितेंद्र और कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ लखनऊ से कमाल खान, NDTV इंडिया। और महाराष्ट्र में फिर लौटी मुसीबत भरी बारिश। किस तरह से तबाही का मंजर नजर आया, अलग अलग जिलों में दिखाएंगे तस्वीरें आपको। ब्रेक के बाद देखते रहिए देश प्रदेश। और मुंबई महाराष्ट्र में जोरदार बारिश अगस्त महीने में एक बार फिर से लौटी है। आपको बता दें कि आज सुबह से मुंबई में लगातार बारिश हो रही है। महाराष्ट्र के कई जिलों में देर रात से बारिश हो रही है और इस जोरदार बारिश की वजह से कई इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। कई जगह सड़कें नदियों में तब्दील नजर आ रही हैं, तो कुछ जगह चट्टान खिसकने से यातायात ठप है। तो किस तरह से मुसीबत भरी ये बारिश महाराष्ट्र में नजर आ रही है, आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। महाराष्ट्र में भारी बारिश मुसीबत बनकर सामने आई है। सड़कें नदी में बदल गईं, तो घर, दुकानें, गाड़ियां पानी में डूबे नजर आ रहे हैं। जलगांव जिले के 40 गांव में बारिश के बाद बाढ़ के हालात हैं। कई सड़कें टूट गई हैं। 40 गांव कन्नड़ घाट पर चट्टान खिसकने से यातायात ठप पड़ा है। बताया जा रहा है कि 40 गांव से गुजरने वाली तीतूर नदी में अचानक उफान आया, जिसके बाद इलाके में बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गई। पानी के तेज बहाव में कई मवेशियों के बह जाने और मारे जाने की खबर है। नदी में तब्दील होती सड़कों की ये तस्वीरें अहमदनगर जिले की हैं। बीड की कुंडलिका नदी उफान पर है। पालघर जिले में सुबह से ही लगातार बारिश की वजह से जलभराव है। अभी जो साइसर करके हैं और साथ में 15 डिग्री पे एक विंड शेयर है, इस वे विंड शेयर है, इसके चलते बारिश हमें देखने को मिल रही है। मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगढ़ और मध्य महाराष्ट्र के नॉर्थ मध्य महाराष्ट्र के कुछ जिलों में मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। मराठवाड़ा में भी 1-2 जगह पे मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। करीब 3 से 4 दिनों के लिए राज्य में बारिश होने की संभावना है। मुंबई सहित उत्तर महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में अगले 24 घंटे तेज बारिश का अनुमान है। महाराष्ट्र से ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया। और देश प्रदेश में फिलहाल इतना ही। पूरी टीम को दीजिए इजाजत। खबरों के लिए देखते रहें NDTV इंडिया। नमस्कार।